थैंक यू टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, दो माननीय वरिष्ठ सदस्यों के आग्रह आए हैं, वो कल और आगे नहीं उपलब्ध रहने वाले हैं, इसलिए आप सबकी सहमति हो तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद श्री कामाख्या प्रसाद तासा को बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं सशर्त समर्थन करता हूं। यदि आप हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, शासन की नीतियों पर की गई कार्रवाई, वो आगे की योजना, ये इसमें उसका उल्लेख होता है। लोकतंत्र में जो पार्टी शासन में होता है उसकी विचारधारा क्या है, उसी पर शासन की नीतियां निर्भर करती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, वादे किए काला धन वापस आएगा, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, 15 लाख जेब में आ जाएंगे। 15 लाख का तो वो अमित शाह जी ने कह दिया जुमला था, तो जुमला मान लीजिए, लेकिन इनका तो उल्लेख आपने 2014, 2015, 2016 के राष्ट्रपति अभिभाषण के अंदर उसका उल्लेख किया है आपने, तो कौन सा आपने उसकी पूर्ति की है? माननीय सभापति महोदय, इनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, इसका मैं उल्लेख ब्रीफली करना चाहता हूं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने बड़े विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है। 7 साल में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई है। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। साथ में अगर आप देखेंगे कि समाज में धर्मांधता के कारण कटुता बढ़ती चली गई। एक तरफ जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपने गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया, वहीं समाज की समरसता और हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आपने डिस्टर्ब किया है, जिसका मैं सप्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माननीय सभापति महोदय, किसी भी शासन के टैक्स रेवेन्यूज का अगर आप उसका एग्जामिन करेंगे तो डायरेक्ट टैक्सेशन वो है जो कि टैक्स देने वाला है, दे सकने के लिए सक्षम है, उससे आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स आप आम जनता से लेते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2014-15 में जितना टैक्स कलेक्शन था उसका 55.39% डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। यानी कि यूपीए सरकार में हम अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते थे और आम जनता से 44.61% लेते थे, यानी कि 10.78% अमीर लोगों से ज्यादा लेते थे और गरीब लोगों से कम लेते थे। लेकिन सूट बूट की सरकार आई और सूट बूट की सरकार में 2021-22 का मैं आंकड़ा आपके दे रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स 55.39% से घटकर हो गया 46.43 और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ के 44.61 से बढ़कर हो गया 53.57, यानी कि अमीरों से कम टैक्स और गरीबों से, आम जनता से अधिक टैक्स। ये मूल रूप से मोदी सरकार की विचारधारा है आर्थिक नीतियों की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2014 में थी 5.6% और जैसा कि केशव राव साहब ने कहा कि कोविड के पहले ही 6.3% हो चुकी थी और आज 7.55% है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई। उस पर का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। यही नहीं है, अमीर और गरीब में जो गैप 1%
जो है वो टॉप का जो पॉपुलेशन है उनके पास वेल्थ है और बॉटम 50% में बाकी वेल्थ है। सबसे ज्यादा अगर कहीं, जिसे कोजिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, सबसे ज्यादा विश्व में जो विकसित या जो मेन 5 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे ज्यादा अमीर गरीब में कई फर्क है तो भारत में है। आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे बढ़ोतरी की, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, सब्सिडी कम करते रहे और सब्सिडी भी कम करके आम आदमी पर कर के माध्यम से बढ़ाकर उन्होंने उन पर बोझा डाल दिया। अभी यदि आप देखेंगे इस बजट में 27% सब्सिडी मोदी सरकार ने कम की है। सब्सिडी किसके पास जाती थी? आम आदमी के पास जाती थी। टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो कहते हैं कि जहां कोविड के जमाने में भी अधिक से अधिक पैसा जिन लोगों ने कमाया है, जिनकी वेल्थ में बढ़ोतरी हुई है, उन पर सुपर रिच पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? आप वसूल करिए, लेकिन आम जनता पर आप बोझ डाल रहे हैं, आम जनता को हर चीज महंगा करके दे रहे हैं। ये आपकी नीति है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी कल ही राहुल गांधी जी ने इस बात पर उल्लेख किया है, यूपीए सरकार में गरीबी रेखा से लगभग 23 करोड़ लोग हम लोगों ने परिवारों को किया और उसके बाद आपकी सरकार आने से लगभग 20 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के अंदर चले गए। यानी कि गरीबों के अहित में ये सरकार काम करती रही है। किसान विरोधी भी है, जहां गरीब विरोधी है वही किसान विरोधी भी है। जैसे ही सरकार बनी सबसे पहला कदम क्या लगाया? पहला ऑर्डिनेंस, लैंड एक्विजिशन एक्ट समाप्त किया जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं मोदी जी कि किसानों का संगठन और किसानों की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं और उन्होंने किसानों के शक्ति को ना समझते हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करने का ऑर्डिनेंस लाए, लेकिन हम लोगों के विपक्ष की तरफ से विरोध होने के बाद उसको वापस लेना पड़ा। यही हालत जो किसान विरोधी 3 बिल आए उन पर भी किसानों ने विरोध किया और अंतोगत्वा उनको वापस लेना पड़ा। किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली बात रही, वो आपके सामने 2022 आ गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार मजदूरों का भी 29 प्रो लेबर लॉस को समाप्त कर दिए, डिस्कशन होने नहीं दिया और 4 लेबर कोड आप लाके आपने बिना ट्रेड यूनियंस के चर्चा के आपने मजदूरों का हक मार दिया, गरीब का हक मारा, किसान का हक मारा, मजदूर का हक मारा। इससे आपकी मनोवृत्ति समझ में आती है। संसदीय परंपराओं के विपरीत आपने काम किया है। जहां केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन की पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी कानून आता है उसके लिए पहले आपको स्टेक होल्डर से चर्चा करना चाहिए, यह पॉलिसी है, लेकिन आपने उसको लागू नहीं होने दिया। यदि वही किसान विरोधी बिल का प्री कंसल्टेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप चर्चा कर लेते, और हम लोगों का तो प्रस्ताव क्या था, अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट यही था कि आप सेलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए। हमेशा यूपीए सरकार में सेलेक्ट कमेटीज को सौंपने के हमने हमेशा कभी उसमें कोताही नहीं बरती, लेकिन आपने सेलेक्ट कमेटी को न सौंप कर आपने जिस प्रकार से उन 3 किसान विरोधी बिलों को पास कराया, ये मान्य लोकतंत्र, ये परंपराओं के विपरीत रहा है। इसलिए हम आपके साथ कहते हैं कि ये सरकार गरीब विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। सामाजिक समरसता, ये देश में जो डाइवर्सिटी है, ये किसी और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी।
लेकिन आपका सोच और विचार शुरू से ही एक वर्ग को अराष्ट्रीय, राष्ट्रद्रोही करार करने का पूरा प्रयास आपने किया। सामाजिक कटुता बढ़ी है, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। किस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, धर्म संसद हो रही है, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ, पिस्तौल उठा लीजिए, जेनोसाइड के लिए कॉल किया गया। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के उंगली में चोट हो जाती तो ट्वीट करते हैं, लेकिन ऐसे उन्माद फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। ये दर्शाता है उनकी मानसिकता। मोदी जी की मानसिकता वही है जो मूल रूप से जिस संगठन से ये जुड़े हुए हैं उसकी विचारधारा है। जिस संगठन ने फूट डालो राज करो की नीति जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से सीखी, वही आज फूट डालकर आज इस देश में कटुता फैलाने जा रहे हैं। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, इस विचारधारा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी नीतियां बनती हैं, शासन कार्रवाई करती है, उसकी विचारधारा पर आधारित होती है। अब ये विचारधारा कहां से उत्पन्न होती है? ये विचारधारा मूल रूप से उस संगठन की है जो पूरे तरीके से इस देश में वैमनस्यता और धर्मांधता फैला रहा है, जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप नीतियां बना रहे हैं, वो अपंजीकृत है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई सदस्यता नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। उसने संविधान का विरोध किया, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया। बाबा साहब अंबेडकर के आपने उदाहरण यहां पर दिया है फ्रेटर्निटी इक्वलिटी का, लेकिन ये संस्था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये संस्था के विचार पूरे तरीके से इस देश के संविधान और इस देश की लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसके विपरीत है, क्योंकि इस संस्था को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। साथ ही में इस विचारधारा ने शुरू में ही कहा था मनुस्मृति का पालन होना नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने संविधान जलाया, संविधान का विरोध किया, तिरंगे को जलाया, भ्रम फैलाना चाहते हैं। अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव में आजादी की लड़ाई में भाग लेने वालों का उल्लेख तक आपने नहीं किया। ठीक है, आपको नफरत है, कांग्रेस से नफरत है, महात्मा गांधी से नफरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से भी नफरत हो सकती है, लेकिन शहीद भगत सिंह का नाम तो ले लेते। आप अशफाकुल्लाह जी का नाम तो ले लेते, आप चंद्रशेखर आजाद जी का नाम तो ले लेते, शायद उनसे भी आपको नफरत रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर के मामले में 370 में उन्होंने विरोध किया था। हाँ, विरोध किया था 1952 में, लेकिन जब 370 संविधान का अंग बना तब वो कैबिनेट के अंदर थे, कैबिनेट में उनका समर्थन था। इसलिए आप गलत कहते हैं कि आर्टिकल 370 was opposed by Mr. Shyama Prasad Mukherjee. He supported. आप समाप्त करें Please, I'll take 2-3 minutes, sir. समाप्त करें। सर, ये फांसीवादी सोच है, और फांसीवादी सोच जो होती है, ये मूल रूप से उसका कार्य करने का तरीका होता है कि फला व्यक्ति और फला समूह ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के खिलाफ जो होगा वो राष्ट्रभक्त है, और जो दुश्मन का समर्थक होगा वो राष्ट्रद्रोही है। और ये राष्ट्रद्रोही के मामले में ही अगर आप समझेंगे, देखेंगे माननीय, कि किस प्रकार भीमा कोरेगांव केस में, एक उदाहरण आपको देता हूं, भीमा कोरेगांव में किस प्रकार से यह षड्यंत्र रचा गया कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए, और 17 सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए, लेकिन 3.5 साल हो गए माननीय सभापति महोदय, आज तक उसकी चार्जशीट पेश नहीं की गई। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ये काम करने का 2-3 मिनट सर, 2-3 सर, प्लीज लेट मी ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके हैं। लेट मी कंक्लूड सर, लेट मी कंक्लूड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार के लिए जो आप पैरवी कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, इसने हर मूल्य लोकतंत्री मूल्यों का इन्होंने हनन किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री हैं
उन्हीं पर से तो शासन की जिम्मेदारी होती है। और नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका आप देख रहे हैं कि वे नाटक नौटंकी में माहिर हैं। यहाँ पर सबसे चुनकर आए सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, ना आए तो सदन पे आके उनके सदन पे आके आपने सीढ़ियों को दंडवत किया, संविधान को आपने नतमस्तक हुए, लेकिन आपने पूरे प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, एक हमारी तरफ से हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह दीजिएगा कि थोड़ा बहुत सलाह हम लोगों की भी मान लिया करें, क्योंकि ये प्रजातंत्री व्यवस्था में जब तक आप सलाह मशवरे से काम नहीं करेंगे एक तंत्र राज नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे सुनिए माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बड़ा जरूरी है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से ये सिंगल मैन कैबिनेट है और जैसा कि कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए, ये निंदक है हम लोग, निंदक नीरे राखिए आंगन को छवाए। अगर हम लोगों की बात और सलाह मानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सलाह हमारी नहीं मानेंगे तो जिस तरह से गलतियां आप करते चले आ रहे हैं इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आपका नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे थे, प्लीज कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर।